दोस्तों नमस्कार। रूल्स ऑफ 29 पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन, आभार। दोस्तों कल चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। जिस प्रकार से ये परिणाम आए, जिस तरह के परिणाम आए, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत ही निर्णायक बात है भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत के संविधान के लिए और आने वाले सालों के लिए। क्योंकि जिस तरह की मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है, जिस तरह की मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने दी है, उससे ये जाहिर होता है कि देश की जनता के बीच में और देश के मतदाताओं के बीच में भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जो इमेज बनाई जा रही थी, जो दावे भाजपा की ओर से किए जा रहे थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 400 पार के आंकड़े को क्रॉस करेगा और भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर 350 के आंकड़े को क्रॉस करेगी, तो कहीं न कहीं इसमें शायद सच्चाई बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। क्योंकि जिस तरह के ये परिणाम आए हैं, भारतीय जनता पार्टी महज 240 सीटों पर सिमट करके रह गई है और जिस तरह की सरकार 2014 के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाई है और विशेष करके 2019 से 2024 के बीच में शायद इन 5 सालों में प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी बदौलत इस देश की जनता और देश के मतदाता कहीं न कहीं भाजपा से दूर होते हुए हमें दिखाई दिए। इस परिणाम में भारतीय जनता पार्टी जो 2014 में अपने दम पर स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार में आई थी, 2019 में अपने दम पर स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार में आई थी और कांग्रेस पार्टी 40 और 50 की सीटों के आंकड़ों तक सिमट करके रह गई थी। जिस प्रकार से इस बार इंडिया गठबंधन ने प्रदर्शन किया है, जिस तरह से यूपी में अखिलेश यादव ने प्रदर्शन किया है, यूपी में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को बेकूट पर धकेला है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अखिलेश यादव जो अपने पीक समय में यानी 2004 जैसे समय में जहां 35 सीट जीत पाने में कामयाब हुए थे, जिस समय मुलायम सिंह यादव सक्रिय थे, उस पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस बार 37 सीटों पर जीत करके एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। और देश भर के जो भी चुनाव परिणाम आए हैं उसमें सबसे अच्छी स्ट्राइक रेट अगर किसी दल की है तो वो समाजवादी पार्टी की है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी सीटों में 2019 के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की है, वो 100 के आसपास पहुंची है, 99 सीट जीत करके दूसरे सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। अगर हम बात करें एनडीए की, जिसमें 2 बड़े घटक दल है, भाजपा के बाद में जो दूसरा बड़ा घटक दल है वो तेलुगु देशम पार्टी है, टीडीपी, जिसके सर्वसर हैं चंद्रबाबू नायडू। उसके बाद में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास भी अच्छा खासा आंकड़ा है, 12 सीट जीत करके वो तीसरे बड़े एनडीए के घटक दल हैं। और इन दोनों दलों को अगर हम जोड़ लें तो इनके पास में जो आंकड़ा बनता है, अगर ये इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, फिर इंडिया गठबंधन को कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने से कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि बड़ा आंकड़ा लेकर के ये लोकसभा पहुंचे हैं, बड़े अपने उम्मीदवारों को जीता करके, बड़ी संख्या में अपने उम्मीदवारों को जीता करके लोकसभा पहुंचे हैं। और जिस तरह का व्यवहार नीतीश कुमार का रहा है, जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड नीतीश कुमार का राजनीतिक रूप से रहा है, तो कहीं न कहीं ये भी लग रहा है कि अगर नीतीश कुमार को खुश नहीं किया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, नीतीश कुमार को अगर मन मुताबिक मंत्रालय नहीं दिया गया, तो फिर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की तरफ लौटने में देर नहीं लगाएंगे। क्योंकि पिछले सालों का अगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा तो कभी ये कांग्रेस के साथ में जाते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाते हैं, यानी बहुत कम है कि एक जगह वो ठहर पाते हैं। परिणाम आने के बाद में दोनों ही बड़े गठबंधनों के जो सर्वसरा नेता है उनके साथ मीटिंगों का दौर जारी है। जो भी क्षेत्रीय दल अपने अपने स्टेट में जीत करके बड़े मार्जिन के रूप में उभरे हैं, उन सबको दिल्ली बुलाया जा रहा है, उन सब के साथ में मीटिंग की जा रही है, उन सबको मनाने की कोशिश की जा रही है। इंडिया गठबंधन की ओर से नीतीश कुमार को बार बार फोन किया जा रहा है, उन्हें भी मनाने की कोशिश की जा रही है। तो अब क्या नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहेंगे या फिर इंडिया गठबंधन के साथ में जाकर के एक बड़े पद को हासिल कर पाएंगे? क्योंकि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो ये तो तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकल करके आएगी वो ये निकल करके आएगी कि आखिर गृह मंत्री कौन बनेगा। क्योंकि अमित शाह जिस गृह मंत्रालय को संभाल रहे हैं, ये सरकार में, भारत सरकार में सबसे दूसरा पावरफुल पद है। क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस गृह मंत्रालय के लेने की मांग करेंगे या फिर बिना कोई बड़ी मांग के वो सरकार के साथ में आएंगे? यही सबसे बड़ी बात होने वाली है। और अमित शाह क्या राजी हो पाएंगे अपने गृह मंत्रालय को छोड़ने के लिए? तो ये बड़ी बात है, आने वाले समय में हमें देखने को मिल जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। और जिस तरह का ये चुनाव प्रचार रहा, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल इस चुनाव प्रचार में किया गया, राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव प्रचार में कूदी, जबकि राम मंदिर का मुद्दा अब समाप्त हो चुका है। क्योंकि
प्रभु श्री राम का एक भव्य मंदिर बन करके तैयार हो चुका है। और जिस नगरी में भगवान राम का जन्म हुआ था, जिस नगरी में ये भव्य मंदिर बना है, अचंभे वाली बात यह है कि वहां अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से चुनाव हारी है। और जिस तरह की सरकार प्रधानमंत्री मोदी ने चलाई है, शायद उस ताकत के साथ, शायद उस रवैये के साथ अगले 5 सालों में प्रधानमंत्री मोदी सरकार ना चला पाए, क्योंकि आपके जो घटक दल है, कुछ भी निर्णय लेने से पहले आपके घटक दलों को विश्वास में लेना होगा। विशेष करके नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को बिना विश्वास में लिए आप कोई बड़ा बिल संसद में पेश नहीं कर सकते हैं, कोई बड़ा निर्णय संसद में नहीं ले सकते हैं। जिस प्रकार के निर्णय और जिस प्रकार के बिल भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी 2 टर्म में करते आए हैं, चाहे अग्निवीर की बात हो, चाहे किसान बिल की बात हो, या फिर नोटबंदी की बात हो, इस प्रकार के बहुत से कानून थे जो प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग की उपज थी, अमित शाह के दिमाग की उपज थी। और जब इन्होंने ठान लिया कि इस प्रकार के बिल लाए जाएंगे, किसी से इन्होंने सलाह ना करते हुए इस प्रकार के बिल लाए, जिसके बाद में जिस प्रकार का विरोध हुआ और जो किसानों के ऊपर जिस प्रकार के बिल लेकर के आई, उसके बाद में एनडीए गठबंधन के बहुत सारे साथियों ने एनडीए का साथ छोड़ा। इससे ये जाहिर हो जाता है कि एनडीए, जिस समय की सरकार ने एनडीए गठबंधन के जो दल थे उनको विश्वास में नहीं लिया था, उनसे कोई बातचीत नहीं की थी, तब जाकर के ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी कि उन्हें एनडीए का साथ छोड़ना पड़ा। तो वो स्थिति शायद अगले 5 सालों में आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके पास स्पष्ट मेजोरिटी नहीं है। और जब आपके पास स्पष्ट मेजोरिटी नहीं होगी तो फिर आप अपने मन मुताबिक सरकार को नहीं चला पाएंगे, आप अपने मन मुताबिक कोई बड़े निर्णय आप नहीं ले पाएंगे। जिस प्रकार के दावे भाजपा की ओर से किए जा रहे हैं कि इस बार अगर भाजपा की सरकार बनती है तो पिछले 10 सालों में जो फैसले नहीं हुए हैं उस प्रकार के बड़े फैसले लिए जाएंगे। अब शायद इस चुनाव परिणाम से एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि हिंदुत्व को अब टूल के भांति इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जनता सब जान चुकी है कि हिंदुत्व को राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जब अयोध्या में भव्य प्रभु राम के मंदिर का स्थापना हो चुका है, तो फिर आप अब भी राम मंदिर का श्रेय क्यों लेना चाहते हैं? जनता सब जानती है कि राम मंदिर कैसे बना है, किसने बनाया है, क्यों बना है। और इस राम मंदिर के नाम पर जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अर्श से लेकर के फर्श तक ले जाने का जो सफर है वो तय करवाया है। तो अब शायद राम मंदिर के मुद्दे को छोड़ देना चाहिए और देश के जनता के जो जुड़े मुद्दे हैं उनको लेकर के देश के दलों को राजनीति करनी चाहिए। वही देश के हित में है, वही लोकतंत्र के हित में है। तो दोस्तों, ये हलचल अभी चल रही है। अभी लगातार बैठकों का दौर दोनों ही गठबंधन की ओर से किया जा रहा है। हर उस घटक दल के नेता को मनाने की कोशिश की जा रही है, हर निर्दलीय उम्मीदवार को मनाने की कोशिश की जा रही है। जो भी जीत करके पहुंचा है, चाहे उस पार्टी के पास में एक भी उम्मीदवार जीत करके पहुंचा है, उनके पास फोन किए जा रहे हैं, उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि देश की जनता ने चुनाव परिणाम कुछ इस तरह से दे दिया है कि ना तो भाजपा स्पष्ट बहुमत के आंकड़े तक पहुंच पाई है, ना ही इंडिया गठबंधन स्पष्ट बहुमत के आंकड़े तक पहुंच पाया है। हाँ, एनडीए जो आज का एनडीए है वो स्पष्ट बहुमत उनके पास में है, 292 की मेजोरिटी है। सरकार बनाने से उन्हें कोई रोक नहीं हो पाएगा। और जो बात है वो कयास है। अगर नीतीश कुमार का जिस प्रकार का रवैया रहा है, जिस प्रकार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उस इतिहास को देखते हुए तरह तरह के अलग अलग प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। और उसी इतिहास को देखते हुए चुनाव परिणाम आने के ठीक बाद शरद पवार ने नीतीश कुमार को फोन किया था, मिलने की बात कही गई थी, उन्हें अपने साथ आने का न्योता तक दे डाला था। अब नीतीश कुमार की ओर से किसी प्रकार का कोई बयान नहीं आया है। शायद शाम तक, कल तक आ जाएगा। एनडीए गठबंधन में की जो मीटिंग होगी उसमें जब नीतीश कुमार जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू जाएंगे, क्या वो अपनी ओर से कोई बड़ी मांग, कोई बड़ी डिमांड भाजपा से करते हैं, या फिर जिस तरह का उनका गठबंधन है उसे कंटिन्यू करते हैं, जो भी भाजपा देगी उससे वो संतुष्ट हो जाएंगे, फिर या बड़ी मांग करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना व अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।